Hello बच्चों. So once again I welcome you all in our YouTube channel that is Calibre Tutorial Commerce. So आज के इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का 11th स्टैंडर्ड का, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. उसका आज हम लोग फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं. ठीक है, सो दैट फोर्थ पार्ट विल सी हियर. काफ़ी सिंपल चैप्टर है. अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अगर देखा होगा, अच्छे से देखा होगा पूरी तरीके से, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको और इजीली क्लियर होगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर. और ये जो आज हम देखने जा रहे हैं ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज है, कुछ टर्म्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिन्हें हमें अकाउंटिंग करने से पहले समझना बहुत ज़रूरी है. और अगर ये चीज़ें हमें समझ में आ गई सो वी कैन डू मोर इजीली. Okay, so these are the concepts, these are the terms. So I am Shubham here, your commerce mentor. Will start with this terms. Okay, so हम लोग start करते हैं. So first is what? First is what? It is in capital expenditure. Okay, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैपिटल वाला जो टर्म है दैट आई एक्सप्लेन यू बिफोर. कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इट कैन बी अ कैश और इट कैन बी एनी एसेट्स विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस. ओके, जो एक ऐसा पैसा या फिर एक ऐसा एसेट्स जो बिजनेस में ओनर के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल. इज दैट क्लियर? सो नाउ व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर इज व्हाट? इट इज एन एक्सपेंस. ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंस होता है जिसे हम लोग यूज करते हैं टू एक्वायर द फिक्स एसेट्स. For what we use? To acquire fixed assets. ठीक है, टू एक्वायर फिक्स एसेट्स या फिर एसेट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट एसेट्स. तो इसे हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ये किस में आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं? जैसे मशीनरी परचेस करना. ठीक है, मशीनरीज आ गए कैपिटल एक्सपेंडिचर में. सी अगेन ये भी इन्वॉल्व किसके थ्रू होगा? ओनर के थ्रू होगा. एसेट्स इन्वॉल्व हो गए, मशीनरी हो गया. फिर उसके बाद होता है एक्सटेंशन ऑफ लैंड या फिर बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए या फिर कंप्यूटर्स वगैरह परचेस करने के लिए. यानी कि कोई भी फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स मतलब क्या कि जो कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, जो फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो, ऐसे एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये टर्म क्लियर हुआ. नेक्स्ट इज व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा सा सुनने के लिए अजीब लगता है बिकॉज ये जो टर्म है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, दिस आर टू डिफरेंट. ठीक है, रेवेन्यू मीन्स अर्न करना एंड एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंस करना, कुछ तो पे करना. तो ये दोनों के बीच में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो वैसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. एकदम सिंपली आपको बताता हूं, काफी इजीली आपको समझ में भी आएगा. सी, सबसे पहले हमें समझना है कि रेवेन्यू मतलब क्या होता है. व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज अ सिंपल टर्म व्हेन द बिजनेस डज सम एक्टिविटीज फॉर सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज एंड आफ्टर डूइंग दिस इफ दे आर अर्निंग समथिंग. Okay, if they are getting something, so that money or that amount will called as an revenue. ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं. कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज बिजनेस करते हैं. एकदम सिंपल समझना है तो आफ्टर सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज वॉट एवर वी गेट फॉर दैट वी से द रेवेन्यू. ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं. यानी कि गुड्स एंड आफ्टर selling of goods and services. ठीक है, तो जो हमें पैसा मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं.
उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। तो अभी एक्सपेंडिचर का यहाँ पे मतलब क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा कि एक्सपेंस करने के बाद जो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज हमें सेल करने थे, तो इसके लिए हमें काफी सारी चीजों की जरूरत लगती है, ठीक है। उसके लिए हमें हमारे जो गुड्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमें लैंड लगेगी, बिल्डिंग लगेंगे, हमें लेबर्स लगेंगे, ठीक है, हमें मैन पावर वहां पे लगेगा, तो ये सारी चीजें लगेंगी। तो उसके लिए हमें कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ देना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें हमें लेनी है हमारा बिजनेस चलाने के लिए, यानी कि ये चीज करने के लिए, अगर आपका शूज का बिजनेस है, ठीक है, लेकिन आपके पास वेयर हाउस ही नहीं है, तो आप शूज कैसे सेल करोगे, आप स्टोर कैसे करोगे, और कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से आप उससे फुलफिल कैसे करोगे, तो वो आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास वेयर हाउस होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी फैक्ट्री है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होने की वजह से आपको वहां पे लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर लेबर्स नहीं है तो आप मैन्युफैक्चर कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती है। तो ऐसा एक्सपेंस जो गुड्स एंड सर्विस को बनाने के लिए यूज किया जाता है, और वो एक्सपेंस का बेनिफिट हमें सिर्फ ऑपरेटिंग ईयर में मिलता है, विद इन एन 1 ईयर, जैसे हम लोग शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी कहते हैं, ठीक है, सिर्फ 1 साल में मिलता हो, विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, रेंट पेड हो गया, रेंट पेड, जैसा मैंने वेयर हाउस का एग्जांपल दिया, अगर वहां पे आपको गुड्स को स्टोर करना है तो आपको रेंट पेड करना होगा, ठीक है, और जब भी गुड्स स्टोर हो पाएंगे तभी आप कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे, तभी आप कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर कर पाओगे। तो गुड्स डिलीवर होने के लिए वेयर हाउस की जरूरत है, और वेयर हाउस को मैनेज करने के लिए, वेयर हाउस को जैसे का तैसा अच्छे से रखने के लिए, या फिर हमारे पास होने के लिए, हमें उसे यूज करने के लिए, उसके लिए हमें रेंट पेड करना होगा, ठीक है। तो ये रेंट पेड जो है ये क्या हेल्प कर रहा है, ये जो एक्सपेंस है ये एक्सपेंस हो गया, रेंट पेड जो है ना ये एक्सपेंस हो गया। तो ये हेल्प किसके लिए कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को स्टोर करके ये चीज को बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। इज इट विजिबल टू यू, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, तो उसे लिए ये क्या आएगा, रेंट पेड होगा, ठीक है। तो वैसे ही और भी हो सकता है, वेजेस हो गया, वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, ठीक है। अभी ये जो सारी चीजें हैं, वेजेस, सैलरीज, रेंट पेड हो गए, ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। मतलब कैसे कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उस मंथ के लिए उसका आउटपुट मिल रहा है, उस मंथ के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी मिल रही है, बस दैट्स इट। वापस आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए तो वापस आपको इन्वेस्ट करना होगा। जैसे एम्प्लॉयज को सैलरीज जाते हैं, हर महीने सैलरीज जाते हैं, तो वो मंथली बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। रेंट भी जाता है, मंथली बेसिस पे जाता है, यानी कि इन सारे एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट है फॉर जनरेटिंग द रेवेन्यू, वो हमें ऑपरेटिंग ईयर में मिलता है, यानी 1 साल में मिलता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? लिंक देखो एक दूसरे का कैसे है। जैसा मैंने कहा कि गुड्स को बनाने के लिए लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, वेयरहाउस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वेयरहाउस मैंने ले लिया, मैंने लेबर्स को भी रख लिया। अभी ये सब अपने एफर्ट्स डालेंगे, मैं इनको पे करूंगा, मैं रेंट भी दूंगा, मैं सैलरीज भी दूंगा, मैं वेजेस भी दूंगा, और उसके बाद वो सारे लोग काम किस लिए करेंगे कि इसको जनरेट करने के लिए, हाँ इसको रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, यानी कि गुड्स को सेल करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, और रेवेन्यू के जनरेट करने के लिए ये एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तो इसीलिए इसे कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप ये आप लोग को काफी अच्छे से समझा होगा। आई होप सो कि आपको यहां तक समझा होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, इट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल है, कोई ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं, सेम एज इट इज, बिकॉज देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाउ हियर वर्ड डिफर्ड इज डिफरेंट, ठीक है। डिफर्ड का यहां पे मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट सेम है, सेम चीजें करनी है, बट यहां पे जो है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो विद इन 1 ईयर मिल रहा है, और यहां पे जो बेनिफिट होगा
आफ्टर अ 1 ईयर, यानी कि यहां पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, ठीक है, यानी कि आफ्टर अ 1 ईयर, तो उसमें कितने भी साल लग सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ये क्या है, एडवर्टाइजिंग। अभी एडवर्टाइजिंग के लिए हम लोग सडनली एक ही बार एडवर्टाइज नहीं करते, हम लोग एडवर्टाइजिंग कंटिन्यूस करते रहते हैं, दैट इज अ प्रोसेस, ठीक है। तो वो डेली बेसिस पे होता है, मंथली बेसिस पे होता है, वीकली बेसिस पे होता है, दैट इज डिपेंड। लेकिन जब हम वो एक्सपेंस करते हैं तो वो वन टाइम किया जाता है या फिर थोड़ा थोड़ा करके किया जाता है, दैट इज डिपेंड, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो होगा वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। अभी इन्वेस्ट किया इसका मतलब ऐसे नहीं कि अभी बेनिफिट मिलेगा, अभी एक्सपेंस किया इसका मतलब अभी नहीं कि अभी बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका बेनिफिट हमें ऑपरेटिंग ईयर में ही मिल जाता है, विद इन 1 ईयर वी रिसीव द बेनिफिट, ठीक है। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमें वो बेनिफिट उसका बाद में मिलता है, यानी कि अभी पैसा दे दो बाद में उसका बेनिफिट ले लो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे बेनिफिट उसका मिलता है। तो वो ये एग्जैक्टली कैसे होता है ना, जब हम सम करेंगे तो सम में और हमें डिटेल में पता चलेगा, ठीक है। अभी शायद ये चीजें इतनी क्लिक नहीं होगी। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट एग्जैक्टली क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। हमें ये चीज देखनी कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है। नाउ व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कैटलॉग प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग लीस्ट प्राइस भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट प्राइस, ठीक है। जैसे कि तुम लोग होटल्स में जाते हो तो होटल्स में जाके वहां पे एक तुम्हें मेन्यू कार्ड मिलता है, तो मेन्यू कार्ड में एक लिस्ट प्राइस होती है, ठीक है, यानी कि उसके यहाँ पे मेन्यू लिखे होते हैं और मेन्यू के सामने तुम्हें लिस्ट लिखा होती है, मतलब उसकी प्राइस लिखी होती है, तो उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं या फिर कैटलॉग प्राइस कहते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कैटलॉग प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 की कोई प्लेट है वहां पे, ठीक है, 1000 रुपीज़ की वहां पे कोई प्लेट है, कोई डिश है, कोई फूड है, ठीक है, तो वो 1000 रुपीज़ में है और उस दिन वहां पे ऑफर चालू है, उस दिन वहां पे क्या चालू है, ऑफर चालू है, तो दैट्स वाई दे आर ऑफरिंग इन द 950 रुपीज़। कितने में ऑफर कर रहे हैं वो लोग, 950 रुपीज़ में, यानी कि 50 रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिल गया। तो ये 50 रुपीज जो डिस्काउंट हो गया ना, 1000 में से 950 निकाला तो 50 रुपीज इज डिस्काउंट, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, यानी कि शो नहीं किया जाता। ये जो 50 रुपीज है ना, ये बुक्स में शो नहीं होगा, सीधा क्या शो होगा, 950 रुपीज, यानी कि सेल कितने का हुआ उस दिन, 950 का। 1000 का हुआ, 1000 की डिश थी जो लिस्ट प्राइस थी और उसमें से हमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, 950 रुपीज़ में हमें वो डिश मिली, तो इसके लिए 50 रुपीज़ क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। और ये ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, शो किया नहीं जाएगा, ये माइंड में फिट करके रखो। जब सम्स आते हैं तो काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक चीज़ ध्यान में रखनी कि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी कि ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एंड दिस अमाउंट ऑल्सो विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ओनली 950 रुपीज विल बी रिकॉर्डेड, दैट्स इट। तो यही चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? जो लिस्ट प्राइस होती है। अभी ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंट होता है वो देखते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अलग क्यों है, एकदम सिंपल है, ठीक है। कैश डिस्काउंट, अभी यही होटल वाले ही हम लोग एग्जांपल लेंगे। सेम फूड है 1000 का, सेम फूड हमें मिला है 1000 का, हमें पता है 1000 का 1000 पे हम लोग कमिट हो गए, हम लोग ने ऑर्डर भी किया, ऑर्डर आ भी लिया, खाना भी खा लिया, एवरीथिंग वी डन, ठीक है। लेकिन जब मैं वहां पे पे करने गया, ठीक है, तो उस वक्त पे करते समय मुझे दिखा कि वहां पे है ना सिर्फ मेरे पास 950 रुपीज है,
कितने रुपीज़ है मेरे पास? सिर्फ 950 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ मेरे पास कम है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप है ना मुझे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दो, अभी 50 रुपीज़ नहीं है मेरे पास, आप 950 रख लो, या फिर मैं बाद में आके देता हूँ तो वो अलग सीन हो जाएगा, बाद में आके नहीं देना, 50 रुपीज़ आप डिस्काउंट दे दो, अभी मेरे पास है नहीं, ये गलती से हो गया, इट्स ओके। ठीक है, तो ये 50 रुपीज़ जो डिस्काउंट मिला है इसे हम लोग कहेंगे कैश डिस्काउंट, और ये सारा जो ट्रांजैक्शन है इट विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, ये क्या होगा? सारा का सारा ट्रांजैक्शन बुक्स में दिखेगा, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। या फिर ये और किसी चीज़ के लिए जैसे प्रॉम्प्ट पेमेंट होते हैं तो वो निकालने के लिए भी क्या किया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है। मेरा किसी के पास 50,000 रुपीज़ अटका हुआ है, बट वो 50,000 मुझे दे नहीं रहा है, 2 साल से पड़ा हुआ है उसके पास 50,000, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई 45,000 तो दे, 40,000 तो दे, 10,000 का डिस्काउंट रख ले। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट कहते हैं, कि अभी यहाँ पे क्या हो गया? 50 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिल गया। अभी समझा ये लिस्ट प्राइस और ये कैश डिस्काउंट कितना डिफरेंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट से सीडी कितना डिफरेंट होता है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट से कैश डिस्काउंट कितना डिफरेंट है? ये लिस्ट प्राइस पे है जो सामने से ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, ये लिस्ट प्राइस पे हमें मिल रहा है, और ये कैश डिस्काउंट जो है वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, ये कुछ सिचुएशन की वजह से अराइज होता है। कैश डिस्काउंट जो होता है वो कुछ सिचुएशंस की वजह से हमें करना पड़ता है, और ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो हमें लिस्ट प्राइस पे मिल जाता है। ठीक है, सो दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट इज व्हाट? सॉल्वेंट। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है? सॉल्वेंट प्रोप्राइटर क्या होता है, या फिर सॉल्वेंट पार्टनर्स क्या होते हैं? सॉल्वेंट का मीनिंग देखो एकदम सिंपल होता है। अगर मैं अपनी भाषा में ले लूँ, हमारी भाषा में अगर हम बोले कि तेरे बैंक अकाउंट में अगर पैसा है, तेरे बैंक अकाउंट में अगर पैसा है तो तू सॉल्वेंट है, यानी कि तू काफ़ी अच्छा इंसान है। ठीक है, ऐसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो इसी का मतलब बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में यही मतलब होता है कि अगर आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, एसेट्स आपके ज़्यादा है और आपके एक्सपेंसेस कम हैं। ऐसे देखो, हम लोग को एक पॉकेट मनी मिलती है हर महीने, तो वो पॉकेट मनी कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो पॉकेट मनी अगर मंथ के एंड तक भी उसमें से कुछ पार्ट बच जाता है, मंथ के एंड तक भी उसमें से कुछ पार्ट बच जाता है, सारे खर्चे निकाल कर, सारे एक्सपेंसेस निकाल कर, तो आप भी क्या हो गए? सॉल्वेंट हो गए। यानी कि आपके एसेट्स, अभी फिलहाल आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो इसी के लिए आपके पास एसेट क्या होगा? कैश का एसेट होगा। ठीक है, तो वो कैश आपके पास है और आपके खर्चे उस कैश में से निकल के जा रहे हैं, और फिर भी आपके पास कुछ कैश, कुछ अमाउंट बच रहा है, तो आप सॉल्वेंट हो। ठीक है, तो वैसे ही बिजनेस में होता है। बिजनेस के भी पास कुछ कैश होता है, कुछ बिल्डिंग्स होते हैं, कुछ लैंड्स होता है, कुछ मशीनरी होता है, कुछ ऐसे सारे एसेट्स होते हैं, और कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं। ठीक है, एसेट्स मतलब क्या? कुछ चीज़ों का होल्ड करना, ठीक है, परमानेंट बेसिस या टेम्परेरी बेसिस पे, और लाइबिलिटीज मतलब कि किसी को पे ऑफ करना, यानी किसी को पैसा देना। तो जब भी आपके एसेट्स ज़्यादा है, ठीक है, आपके एसेट जो है वो ज़्यादा है और आपकी लाइबिलिटी जो है वो कम है, तो आप क्या बन गए? सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप बन गए सॉल्वेंट, बिकॉज आपके एसेट ज़्यादा है और आपकी लाइबिलिटीज़ कम है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल, आपके पास पॉकेट मनी है, ठीक है, आपको हर महीने मिली है, लेकिन मंथ के एंड में भी आपके सारे खर्चे निकाल कर, सारे के सारे खर्चे निकाल कर कुछ अमाउंट आपके पास बच रहा है, तो इसके लिए आप क्या बन गए? सॉल्वेंट। तो इसके अपोजिट क्या होगा? इनसॉल्वेंट। दैट इज सिंपल। इनसॉल्वेंट क्या होगा? कि आपके जो एसेट्स है वो कम है और आपकी लाइबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अगेन आपका ही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टूडेंट्स का ही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पॉकेट मनी मिली है मुझे, लेकिन मेरे इतने ज़्यादा खर्चे हैं, स्टूडेंट्स एज में भी होकर इतने ज़्यादा खर्चे हैं कि वो मुझे पॉकेट मनी भी कम पड़ती है। जैसे जैसे मंथ एंड होने लगता है तो मुझे दोस्तों से मदद लेनी पड़ती है, मुझे दोस्तों से कुछ पैसा उधार लेना पड़ता है, यानी कि आपके एसेट्स कम हो गए
और आपकी लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आप क्या बन गए, इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो वैसे ही बिजनेसेस में होता है, आपके एसेट्स हैं, समझो आपके एसेट्स से पूरे मिला के 50,000, आपकी लाइबिलिटीज बन गई 1 लाख, देन यू आर अ इंसॉल्वेंट। ठीक है, ये समझा, इंसॉल्वेंट सॉल्वेंट समझा। अभी देखते हैं अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, स्टार्टिंग ईयर का 1 अप्रैल, नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग ईयर। तो यही अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से हमें सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो जब हमारी बैलेंस शीट बनती है तो वो ये डेट पे हमारी बैलेंस शीट, अभी बैलेंस शीट क्या है तो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होता है ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न क्या होता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा फर्म जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए जो काम कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। यानी ट्रेड करते, ट्रेड करके बाइंग एंड सेलिंग सम गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। और एनपीसी यानी कि नॉन प्रॉफिट कंसर्न। नॉन प्रॉफिट कंसर्न ये होता है कि ये इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं, ये भी सारे क्या होते हैं, फर्म्स ही होते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ये पूरा फोकस करते हैं सर्विसेज को सोसाइटी तक प्रोवाइड करने के लिए, सोसाइटी में सारे लोग सर्विसेज को पा सके, सर्विसेज को एंजॉय कर सके, तो उसके लिए होता है नॉन प्रॉफिट कंसर्न। ठीक है, जिसको हम लोग एनजीओज भी कहा जाता है। ठीक है, जो हेल्प करते सोसाइटी को, सो दैट इज कॉल्ड द नॉन प्रॉफिट कंसर्न। सो आई होप सो कि ये जो कुछ टर्म्स है ये आप लोग को समझ गए होंगे, बट स्टिल अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, सो हम लोग वापस मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, मतलब इसके ही कुछ और टर्म्स है जो हमें बाकी है करने, फिर वो होने के बाद हम लोग सम्स के लिए शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो विल मीट अगेन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय।